आखिर एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल को मैंने एक सॉल्यूशन में रख दिया है। किस में रख दिया है? एक सॉल्यूशन में रख दिया इस सेल को, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर पानी बाहर से अंदर जा रहा है, किधर से पानी अंदर जा रहा है? अरे बाहर से पानी क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो ये बताइए कि ये कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है, एंडो या एक्सो? हाँ जी, तो एंडो ऑस्मोसिस कब कहेंगे? व्हेन water moves inside the cell from outside। क्या ये बात सही है? हाँ जी। अच्छा जी, अब ये बताइए कि अगर इसका अपोजिट कर लेते हम कि ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में अगर आप देखते हैं कि पानी अगर सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है, सेल से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहला रहा है? दैट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? एक्सोऑस्मोसिस किसको कहेंगे हम? हाँ जी, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताइए। हेलो, देखा जाए तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? हाँ जी, दैट इज एन एक्सोऑस्मोसिस। अब सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि बाहर का सॉल्यूशन कैसा है और अंदर का सॉल्यूशन कैसा है इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। जल्दी बताइए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के टर्म्स में अंदर का सॉल्यूशन कैसा है सेल का? अंदर का डाइल्यूट, यहाँ वाले में बताइए, इस वाले में, इस वाले में, इस ए में बताइए। बाहर का डाइल्यूट अंदर का कंसंट्रेटेड। दैट इज बाहर का डाइल्यूट है और अंदर वाला कंसंट्रेटेड है, और हमें जानना कौन सा सॉल्यूशन होता है? बाहर वाला। समझ रहे हैं? बाहर वाला हमें सॉल्यूशन जानना होता है। तो बाहर का सॉल्यूशन आपने बताया डाइल्यूट, तो इसका मतलब दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाँ या ना? यस ओके। अच्छा, यहां पर अंदर कंसंट्रेटेड हो गया, यहां का बताइए, यहां पर बाहर का सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेटेड। तो दैट इज कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का दूसरा नाम हाइपरटोनिक। दैट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, क्या ये बात सभी लोगों को समझ आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा जी, अगर ये बात है तो मुझे ये बताइए कि ये बाहर का सॉल्यूशन जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक। दैट इज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब मुझे ये बताइए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी किधर से किधर जाएगा? सर रिमेन सेम। रिमेन सेम का मतलब वाटर मूव करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? नो मूवमेंट। पक्की बात है? यस श्योर? सर। तो पहली बात, वाटर मूव करेगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। समझ रहे हैं? जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर जाएगा। इट डजंट मीन कि पानी बिल्कुल इधर उधर मूव ही नहीं करेगा, मूव करेगा, लेकिन जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। और इस ये कौन से सॉल्यूशन में होता है ये वाली चीज? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आप लोगों को डिफ्यूजन बता दिया था मैंने, यस सर। ऑस्मोसिस बता दिया। यस सर। ओके, एंडो एक्सो सारी बातें हो गई या नहीं? यस सर। चलिए, तो अब जरा एक नॉर्मल बात समझिए कि अब बात करते हैं हम असली बात पर, दैट इज द सेल पर। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मैंने कहा अगर मैं सेल की बात करता हूं तो मैंने कहा कि मैंने रफ डायग्राम ये सेल का दिखाया कि दिस इज अ सेल,
और अगर इस सेल को आप देख रहे हैं, ये सेल है, तो इस सेल के अगर बाहर देखा जाए तो सबसे बाहर ये क्या मौजूद है, जल्दी बताइए। सेल वॉल। दैट इज अ सेल वॉल। सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी, इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म। दैट इज अ साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और अगर ये दिखाया जाए तो दिस वन इज अ न्यूक्लियस, और इसकी बात करें तो दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, यहां तक बात से एक छोटी मोटी आपको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बनाऊं इसका, तो मैंने कहा कि सेल के अंदर अगर आप देखते हैं तो सेल के अंदर दो तरीके के पार्ट्स हैं। एक है बेसिकली डेड पार्ट और एक है बेसिकली लिविंग पार्ट। तो सेल के अंदर कितने पार्ट्स हैं? एक कैसा पार्ट है? दैट इज द डेड पार्ट है, और एक कैसा पार्ट है? लिविंग पार्ट है, ठीक है। डेड पार्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ सेल वॉल आएगी। डेड पार्ट में कौन आएगा? सिर्फ दैट इज सेल वॉल। और लिविंग पार्ट की अगर बात करें हम, तो इसमें दो चीजें आएंगे लिविंग पार्ट में। और पहली चीज आ जाएगी, एक आएगा दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरे आ जाएंगे इसके अंदर दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब अगर सेल के अंदर लिविंग पार्ट की बात करें तो लिविंग पार्ट क्या क्या कितने हैं, क्या क्या है रहा है? मेनली दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ठीक है, सेल के अंदर डेड पार्ट कौन सा होता है? सेल वॉल। दैट इज अ सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात की जाए तो प्रोटोप्लाज्म में मैंने कहा कि दो मेन चीजें हैं, एक है साइटोप्लाज्म और एक है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी दो चीजें मौजूद हैं, एक है साइटोसॉल और दूसरा आपने बताया दैट इज अ सेल ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस में क्या क्या आ जाएगा? तो एक आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या बताया आपने? न्यूक्लियोप्लाज्म पे आ जाइए पहले, दैट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आ जाइए तो दैट इज अ न्यूक्लियोलस। अच्छा, न्यूक्लियोलस के बाद दैट इज अ क्रोमैटिन। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? ओके। अच्छा जी, सेल साइटोसॉल के अंदर अगर बात करें तो ये एक तरीके का जेल, बेसिकली एक तरीके की जेली मौजूद है। ये जेली की तरह है, दैट इज द साइटोसॉल। और ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लें तो सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें तो मैंने कहा कि इसमें आ जाइए तो एक आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरह एक आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी जल्दी बताते जाइए, और क्या क्या आएगा? राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और क्या बताया आपने? दैट इज गोल्गी बॉडीज या गोल्गी एपरेटस, कुछ भी कह लीजिए। ओके, एक सेकंड, थोड़ा मैं इतना फास्ट नहीं लिख पा रहा हूँ। हाँ बताइए, अब बताइए क्या लिखना है? राइबोसोम। दैट इज अ राइबोसोम। इसके अलावा वैक्यूल। वैक्यूल। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से करते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर करते हैं। मैंने कहा कि पहली चीज यहां पर मैंने कहा कि यूनिट मेम्ब्रेन वाले कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होंगे? यहां पर यूनिट मेम्ब्रेन। यहां पर मैंने कहा कि डबल मेम्ब्रेन वाले होंगे।
और यहां पर मैंने कहा कि ए मेम्ब्रेनस होंगे। ए मेम्ब्रेनस का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। समझ गए बात? अब बताइए यस सर। कि यूनिट मेम्ब्रेन वाले में, पहले तो डबल मेम्ब्रेन वाले में बताइए, डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन हो जाएंगे? Endoplasmic reticulum, mitochondria, एक plastids आ and गया, Golgi दैट bodies. इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Mitochondria, ओके ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है। plastids, दैट इज अ प्लास्टिड। Golgi bodies. तो दैट इज अ गोल्जाई बॉडीज। इसके अलावा चलिए यूनिट मेम्ब्रेन में बताइए जल्दी जल्दी से। Lysosome, लाइसोसोम। vacuole, ओके। peroxosomes. peroxisome, that is a peroxisomes। ठीक है, ए मेम्ब्रेनस पे आ जाइए। हाँ जी। Ribosome, तो दैट इज अ राइबोसोम। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके अलावा centrosome, दैट इज अ सेंट्रोसोम। और nucleolus. नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं आएगा यहाँ पर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और भी है, दैट इज अ सीलिया एंड फ्लैजेला। यहां तक बातें आपको समझ आई? नहीं आई? हाँ जी, कंप्लीट हुआ यहां तक? यस सर। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो अब जरा न्यूक्लियस को देख लीजिए। सबसे पहले आ जाइए न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस की अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं न्यूक्लियस का, अच्छा जी, तो अगर देखा जाए हाँ जी, तो सबसे पहले बात ये बताइए कि ये सारी चीजें हो गई। इसके अंदर एक और ये पड़ा हुआ है, दैट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म, याद है? और न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद अगर देखा जाए Chromatids, तो दैट इज नॉट अ क्रोमैटिड, दिस इज द chromosomes. क्रोमैटिन। क्रोमैटिन थ्रेड। जी, दिस इज, आइए सबसे पहले, दिस इज क्रोमैटिन। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? दैट इज अ क्रोमैटिन। ठीक है। यस सर। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जाली मौजूद है। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जाली थोड़ी सी डेंस हो गई है, दिखाई दे रही बात? तो ये जो डेंस हुई है, दिस रीजन इज नोन एज, Nucleolus. दैट इज अ न्यूक्लियोलस। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इसकी बात करें तो दिस इज अ
endoplasmic Endoplasmic reticulum. reticulum. This is called as endoplasmic reticulum. इसके अलावा अगर आप इसकी बात करें तो दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या ये बात सही है? अच्छा, क्रोमैटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये सारी चीजें हो गई. क्लियर है ये बात? नहीं है? Nuclear envelope. ओके, तो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या कहला रहा है ये? दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Nuclear pore. और इस जगह को आप कहते हैं न्यूक्लियर पोर. क्या यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए. ओके, पहली बात, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? Robert Brown. और दैट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. किस ईयर में? हाँ जी, 1831. 1831. 1831. फ्रॉम कहां से? Orchid द root. रूट सेल ऑफ ऑर्किड प्लांट. कौन सा प्लांट? Orchid. दैट इज एन ऑर्किड प्लांट. तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? जल्दी बताइए. Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने. किस ईयर में? 1831. 1831 में. और कहां से डिस्कवर किया? रूट सेल से. रूट सेल किसका था? ऑर्किड प्लांट. दैट इज एन ऑर्किड प्लांट से. क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर. ओके. फिर मैंने कहा कि एक बंदा था जिसका नाम था हैमबर्गर. क्या नाम था? हैमबर्गर. दैट इज एन हैमबर्गर. इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन. न्यूक्लियस कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन. समझ रहे हैं? अच्छा, यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब जरा ध्यान से समझिएगा इन सारी चीजों को कि क्या क्या चीजें हैं. क्रोमैटिन की शक्ल कैसी नजर आ रही है आपको? जरा देखिए. Thread like. दैट इज अ थ्रेड लाइक. ठीक है. मैंने कहा कि देखिए, अगर दिखाया जाए तो ये क्या है? ये कुछ थ्रेड लाइक नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है. और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते थे? क्रोमैटिन. और क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? तो ये दिया था फ्लेमिंग ने. किसने दिया था? Fleming. फ्लेमिंग ने दिया था. उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. किस टाइम पर? सेल डिवीजन. दैट इज एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ये जो क्रोमैटिन था ये कॉइल्ड हो जाएगा और कॉइल्ड होकर ऐसी शक्ल ले लेगा. इस तरीके की शक्ल लेगा. और जब ये ऐसी शक्ल ले लेगा तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कॉइल्ड हो जाएगा. ऐसे कॉइल्ड हो गया. बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? और अब इसको आप क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. क्या कहला रहा है? दैट इज क्रोमोसोम. क्रोमोसोम. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम? हाँ The जी. chromatin process condenses on So cell division basically and this thus is a thread like structure. और इसके लिए, इस क्रोमोसोम के लिए आपने क्या बोला? इट इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर था कंडेंस? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन. क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? इसको आप क्या कह देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताइए. यस. अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर अगर आप इस को देखेंगे, इस पार्ट को, तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ये पार्ट क्या कहलाता है? Centromere. दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. इसके बाद अगर आप इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, देखिए जिसमें मैंने शेड किया है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है. इसको आप कहते हैं शॉर्ट आर्म. क्या कहलाता है? शॉर्ट आर्म.
शॉर्ट आर्म, जिसको मैंने ये वाला पार्ट, ये वाला जिसको मैंने डॉटेड से दिखाया है, दिखाई दे रहा है, इसको आप Yes, कह sir. देते हैं लॉन्ग आर्म। इसको क्या कहते हैं आप? लॉन्ग आर्म। बताइए जल्दी से, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो इस क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें नजर आई आपको? short arm, long arm, and centromere. Centromere. तो एक था आपने बताया सेंट्रोमियर, और ये वाला कौन सा आर्म बताया था? ये वाला Short arm. Short arm, दैट इज अ शॉर्ट आर्म बताया था। और इसके बारे में क्या ख्याल है? long arm, Long arm. और एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म जब मिल जाता है तो ये बना देता है क्रोमैटिड। ये क्या बना देगा? Chromatid. Chromatid. क्रोमैटिड। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये क्या था? Yes. ये क्या था? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जल्दी बताइए। Chromatid. क्रोमैटिड। जब इसने एक प्रॉपर शेप ले लिया तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? Chromosome. क्रोमोसोम। जब एक शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म आपस में मिल गए तो क्या बना दिया? Chromatid. दैट इज अ क्रोमैटिड। इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स हैं? 2. 2। क्योंकि इसके अंदर एक ये शॉर्ट आर्म है और इसमें एक ये लॉन्ग आर्म है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक एक क्रोमैटिड है। तो इसका मतलब इस क्रोमोसोम को अगर देखते हैं तो इस क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड्स हैं या नहीं है? Yes, sir. बताइए, या नहीं है? Yes. आप ध्यान से देखिएगा इस बात को जो मैंने यहां लिखा है। मैंने कहा कि जितने क्रोमैटिड होंगे उतने डीएनए होंगे। क्या कहा मैंने? जितने क्रोमैटिड होंगे उतने डीएनए होंगे। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम्स होंगे। बताइए क्या कहा है यहां पर मैंने? जितने क्रोमैटिड होंगे उतने डीएनए होंगे और जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। तो मुझे इस वाले क्रोमोसोम में कितने डीएनए ये बताइए? 2. 2 डीएनए। कैसे पता चला 2 डीएनए? क्योंकि इसमें 2 क्रोमैटिड है। अच्छा, और ये क्रोमोसोम अपने आप में कितने हैं? एक या 2? एक। एक। कैसे पता चला एक है? Centromere एक है. सेंट्रोमियर एक है। क्लियर है बात? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट सर आइए। फिर तो जीन भी 2 ही होंगे। अभी जीन की बात नहीं कर रहे, अभी जीन की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम। दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। किसकी बात हो रही है अभी? दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। क्लियर है बात? तो मैंने Yes, कहा sir. कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होंगे? 4 types. 4 types, 4 टाइप्स के, यानी बेस्ड ऑन देयर शेप। बेस्ड ऑन देयर, किसके ऊपर बेस्ड होंगे? Shape देयर पर. शेप के ऊपर। तो यानी शेप के ऊपर ये बेस्ड होते हुए कितने टाइप के हैं? दैट इज 4 टाइप के। तो पहला है दैट इज अ मेटासेंट्रिक। पहला कौन सा है? Metacentric. मेटासेंट्रिक। और दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। दैट इज अ सब मेटासेंट्रिक। थर्ड कौन सा है? acrocentric, एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ कौन सा है? दैट इज अ Telocentric. टीलोसेंट्रिक। तो बताइए क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं? 4 types हैं. दैट इज अ 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? Metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। क्लियर है? चलिए Yes, sir. आप जरा इसे देखिए, इस क्रोमोसोम को दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम? Yes, sir. सेंट्रोमियर कहां पे लगा हुआ है इसमें? The बीच में. बीच मिडिल में। में। तो अगर बीच में सेंट्रोमियर है तो इसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर इज एट मिडिल। सेंट्रोमियर किस पर, कहां पर मौजूद है? मिडिल में। और जब मिडिल में होगा तो इसको आप कह देंगे मेटासेंट्रिक। इसको क्या कहेंगे आप? Metacentric. मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट जरा इसको देखिए।
क्या ये सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है या नहीं है? नो सर। नहीं है। पहली बात, ये पोर्शन, ये वाला पार्ट क्या कहलाता था, जल्दी बताएं। सेंट्रोमेयर। दैट इज सेंट्रोमियर। अच्छा, और अगर इसमें आप देख रहे हैं तो ये एक शॉर्ट आर्म दिखाई दे रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर एक लॉन्ग आर्म आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिख Yes, रहा? sir. यस सर। तो इसका मतलब शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म तो तभी बनेंगे जब सेंट्रोमियर बीच में ना होके स्लाइटली शिफ्ट कर गया हो इधर उधर, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया हो सेंट्रोमियर। है ये बात नहीं है? Yes, sir. तो मैंने ये कहा कि क्या ये सेंट्रोमियर बीच में है या नहीं है? No, sir. तो आपने कहा कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यानी सेंटर से ये स्लाइटली इधर उधर हो गया है, और जब सेंटर से स्लाइटली इधर उधर हो गया है तो इसका क्या नाम दे दिया आपने? Submetacentric. दैट इज अ सब मेटासेंट्रिक। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मेटासेंट्रिक कौन सा होगा, सब मेटासेंट्रिक कौन सा होगा? सर मेटासेंट्रिक वो जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होगा, और जी। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर थोड़ा शिफ्ट होगा पर प्रॉपर सेंटर पे नहीं होगा। प्रॉपर सेंटर पे नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, ये बताइए कि क्या मेटासेंट्रिक में शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं। तो यहां पर होगा इक्वल आर्म्स। यहां पे क्या होगा? Equal arms. इक्वल आर्म्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा, एक और बात है कि शॉर्ट आर्म के लिए हम यूज करते हैं पी आर्म। शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं हम? पी आर्म। और P arm. लॉन्ग आर्म को हम कहते हैं क्यू आर्म। क्या कहते हैं? Q arm. क्यू आर्म। Q तो arm. ये बताइए, सब मेटासेंट्रिक में पी एंड क्यू आर्म होगी या नहीं होगी? Yes, sir. होंगे। होगी? यस सर। पक्की बात है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आइए। Yes, नेक्स्ट sir. कौन सा है अब? Acrocentric. तो दैट इज एन एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक की अगर बात करें हम, तो ये रहा एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या नजर आ रहा है आपको, जरा बताइए जल्दी से। दिस इज द सेंट्रोमियर। तो मैंने लिख दिया कि प्रेजेंट नियर द टर्मिनल पोजीशन। क्या ये बात सही है? यस सर। नियर द टर्मिनल पोजीशन। और अगर सेंट्रोमियर नियर द टर्मिनल पोजीशन है तो आप इसको क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। सर टर्मिनल पोजीशन कीजिए। नियर द टर्मिनल बोला है बेटा मैंने ये नहीं कहा है कि समझ रहे? टर्मिनल पोजीशन कौन सी है? टर्मिनल पोजीशन का मतलब है एंड। टर्मिनल पोजीशन का मतलब है एंड पोजीशन। देखिए एंड पोजीशन है ये वाली, यस दिखाई दे रहा है ये एंड पोजीशन। हाँ जी, सर, Yes, ऐसा sir. कभी हो सकता है कि किसी क्रोमोसोम में शॉर्ट आर्म और सर एक ही क्रोमेटेड हो और सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर हो। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर सेंट्रोमियर स्लाइटली ऊपर हो जैसे सब मेटासेंट्रिक में, और बस एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म हो बस। जी जी, सर ऐसा एक क्रोमोसोम हो सकता है जैसे सर इसमें सब मेटासेंट्रिक में 2 क्रोमेटिड्स हैं। ओके। सर एक क्रोमेटिड वाला जहाँ ये सेंट्रोमियर रहा। ऊपर हो वो। तो अच्छा, यहाँ मैं पे तो equal arm दिखा दे रहा हूं आपको, तो पहचान लीजिएगा। यही कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, एक ही क्रोमेटिड हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये वाला। नहीं Yes, सर, sir. ये कह रहे हैं कि अच्छा ये हाँ, बताएं बताएं ज़ेबा। नहीं सर, नथिंग। हाँ जी, यही कह रहे थे। यस सर। ओके, तो सीधी सी बात है कि यहां पर सेंट्रोमियर कहां पर है? हाँ जी, सर फिर तो ये क्रोमैटिन हुआ ना? क्रोमैटिन क्यों हुआ? यहाँ पे सिर्फ अच्छा, अभी भी
क्यों हो गया? यहाँ पर क्रोमैटिन माने तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे थ्रेड का है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही आर्म है, ये आर्म है सिर्फ। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक आर्म ये रहा और एक आर्म ये रहा, ये अलग आर्म है, ये अलग आर्म। नहीं आई कुछ भी बात समझ? बताइए। यस सर, आ गई। और अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? टेलोसेंट्रिक। दैट इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। इसको क्या कहेंगे आप? दैट इज टीलोसेंट्रिक। हाँ जी, तो मैंने कहा कि टीलोसेंट्रिक। अब ये बताइए कि कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हो गए? 4 टाइप। 4 टाइप के। कौन कौन से? जल्दी जल्दी से बताइए, तेज तेज। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है। मेटासेंट्रिक कब होगा? जब सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में हो। मिडिल में होगा। मिडिल में होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इन्होंने एक सवाल पूछा था लास्ट में, ये वाला, ये बताइए कि इस वाले क्रोमोसोम में और इस वाले क्रोमोसोम में क्या फर्क है? जल्दी से बताइए, तेज। सर एक में 2 लॉन्ग आर्म है, एक में एक ही लॉन्ग आर्म है। अरे यार ये फर्क है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर एक डीएनए है, यहाँ पे 2 डीएनए। बताइए कैसे पता चला? 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है इसलिए। तो सीधी सी बात है कि 2 क्रोमैटिड प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि 2 डीएनए है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने क्रोमैटिड होंगे उतने ही डीएनए होंगे। उतने ही डीएनए होंगे, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। ये नहीं बताया था? बताइए। यस सर। यहाँ पे सेंट्रोमियर इस क्रोमोसोम में एक है या नहीं है? इसका मतलब एक क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रोमियर एक है तो एक क्रोमोसोम। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, इसका मतलब एक डीएनए। यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, इसका मतलब 2 डीएनए। 2 डीएनए। नहीं आई अपनी बात समझ यहाँ तक? यस सर, आ गई। समझ गए? हाँ बताएं। यस सर पेयर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म क्रोमैटिड होता है ना? जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है। जहां पर बिल्कुल सेंट्रोमियर टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच गया है वहां पे शॉर्ट और लॉन्ग आर्म होगा ही नहीं। और अगर सेंट्रोमियर टर्मिनल की बजाय इधर उधर है, बीच में कहीं पर है, तो वहां पे शॉर्ट और लॉन्ग आर्म होगा। और अगर मेटासेंट्रिक में देखेंगे तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, तो वहां पर सिर्फ हम आर्म टर्म यूज कर रहे हैं, ना कि लॉन्ग और शॉर्ट आर्म। नहीं आई अभी बात? तो सर यहाँ पर जितने आर्म्स बस सर जितने वो होंगे उतने क्रोमैटिड्स होंगे। देखो सीधी सी बात है कि ये तुम्हारा एक क्रोमैटिड हो गया, ये वाला एक क्रोमैटिड हो गया, समझ गए? यहां इस क्रोमोसोम में देखो तो ये एक क्रोमैटिड ये हो गया जिसमें मैंने शेड किया है, और जिसमें मैंने शेड नहीं किया है दूसरा क्रोमैटिड है। क्लियर है? इसी तरह इस क्रोमोसोम में देखो, यहां पर मैंने एक में शेड किया है, एक तरफ शेड ही नहीं किया, तो इसका मतलब इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं। यहां पर इसमें मैंने शेड किया है, इसमें शेड नहीं किया है, इसका मतलब 2 क्रोमैटिड है। यहां पर सिर्फ मैंने एक में शेड किया है और एक ही है, उसके अलावा दूसरा ही नहीं, तो इसका मतलब 1 क्रोमैटिड है। अब भी नहीं आई बात समझ? आ गई सर, आ गई। सभी लोगों को समझ में आया? हाँ बताएं जी, जल्दी बोलिए, आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस आ गया सर समझ में। ओके, आगे बढ़ जाऊं? में कितने, क्या कह रहे हैं सर एक्रोसेंट्रिक में कितने क्रोमैटिड्स हैं? एक्रोसेंट्रिक में भाई, अगर आप इस वाले एक्रोसेंट्रिक को देख रहे हैं तो यहां पर आपको जो है 2 क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं। अगर आप इस वाले क्रोमोसोम को देख रहे होते तो आपको 1 क्रोमैटिड नजर आता। देख लीजिए, यहां पर अगर देखेंगे तो सिंगल क्रोमोसोम और 1 डीएनए, यहां पर सिंगल क्रोमोसोम लेकिन 2 डीएनए। ये फर्क है इसमें। नहीं समझे अब भी कुछ बात? सर जी सर क्या हम ये कह सकते हैं कि टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक डेवलपिंग फॉर्म है मेटासेंट्रिक तक आने की? आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप अपने सेल को देखते हैं तो आपके सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। आपके सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम। और वो 46 क्रोमोसोम में अगर देखेंगे तो कुछ क्रोमोसोम का शेप मेटासेंट्रिक मिलेगा, कुछ क्रोमोसोम का शेप आपको सब मेटासेंट्रिक मिलेगा। यस सर। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ये बताइए कि क्रोमैटिन किस किस चीज से मिलकर बना है? एक डीएनए है क्रोमैटिन के अंदर, और क्या मौजूद है इसमें? स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन। तो मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया कि क्रोमैटिन
इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या ये बात सही है? नहीं है? Yes, sir. यस ठीक है। अब मैंने कहा कि जब मैंने इन टुकड़ों को यानी ये डीएनए और हिस्टोन एक अलग हिस्टोन कर दिया, फिर डीएनए अलग हिस्टोन कर दिया, फिर डीएनए अलग हिस्टोन कर दिया, तो इन पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? इन पार्ट्स को क्या कह रहे हैं? जल्दी बताइए। Nucleosome. दैट इज अ न्यूक्लियोसोम। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि सबसे पहले क्या था? ये दैट इज डीएनए। सबसे पहले क्या था? DNA. डीएनए और उसके बाद कौन कौन मिल गया? दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कौन मिला? प्रोटीन तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और इनके मिलने से क्या बन गया? Chromatin. तो इनके मिलने से बन गया न्यूक्लियोसोम। क्या बना? न्यूक्लियोसोम। और जब Nucleosome. बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते चले गए, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ते चले गए, तो क्या बना? Chromatin. क्रोमैटिन दैट इज अ क्रोमैटिन। क्या ये बात सही है? क्रोमैटिन Yes, sir. अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि क्रोमैटिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के टाइम पर ये किस में चेंज हो जाएगा? Chromatin. ये Chromosome. किस में चेंज हो जाएगा? दैट इज अ क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अंदर। क्या ये बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? जल्दी बताइए। यस सर हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि एक क्रोमैटिड के अंदर न्यूक्लियोसोम एक होंगे या अनेक होंगे? So many. मैनी होंगे। तो एन का मतलब हो गया मैनी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। Yes, sir. आ रही सबसे पहले डीएनए आया, डीएनए के साथ कौन मिला? Histone है। protein. Stone protein. हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिल गया तो क्या कहलाने लगा? न्यूक्लियोसोम। तो अब कहलाने लगा न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जब बहुत सारे जुड़े, देखो ऐसे करके अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए। क्लियर? यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे करके स्ट्रक्चर बन गया, तो आपने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया न्यूक्लियोसोम। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम और अगर इस वाले पार्ट को मैंने एक सर्किल में कर दिया तो इसका मतलब इस सर्किल के अंदर क्या मौजूद है? जल्दी बताइए। Histone protein. Stone That protein is and DNA. डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिल गए तो क्या कहलाने लगा? न्यूक्लियोसोम। Nucleosome. मैंने कहा एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम जुड़ते चले जा रहे हैं और थ्रेड बनता चला जा रहा है। इस थ्रेड को आपने क्या नाम दिया? Chromatin. क्रोमेटेड। हद होती है यार, क्रोमैटिड लिखवा दिया। दैट इज अ क्रोमैटिन। दिस इज द क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमेटेड। Chromatin. क्रोमैटिन। ये क्या है? क्रोमैटिन ये क्या चीज है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? Nucleosome. ये सब के सब न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये रहा न्यूक्लियोसोम, ये रहा न्यूक्लियोसोम। तो मुझे ये बताओ कि क्रोमैटिन किसका बना है? न्यूक्लियोसोम। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और कॉइल्ड होने के बाद ये क्या बनाता है? कॉइल्ड होने के बाद क्रोमोसोम दैट इज क्रोमोसोम। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बताइए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जरा जीन की कहानी भी समझ लीजिए कि जीन की क्या कहानी है। पहली बात मैंने कहा कि दिस इज द डीएनए। क्या है ये? हाँ जी, DNA. जल्दी बताइए। डीएनए है ये। क्लियर है बात? इस डीएनए का मतलब ये वाला डीएनए है, ये वाला। मैंने कहा कि इस डीएनए में अगर आप देखते हैं तो डीएनए का ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है मैसेंजर आरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है? मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए बना रहा है प्रोटीन को। क्या बना रहा है ये? प्रोटीन। तो उस वक्त अगर ये वाला डीएनए का पार्ट मैसेंजर आरएनए बना रहा था, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना रहा है, उस वक्त ये डीएनए के पार्ट को हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं इसको हम? जीन। जीन। तो बताइए जीन किसको कहेंगे? दैट इज अ Part of DNA. सेगमेंट ऑफ डीएनए विच फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? जल्दी बताइए। Protein. RNA. विच फॉर्म Protein. आरएनए, एंड देन आरएनए के बाद क्या बनेगा? Protein. और उस सेगमेंट को आप क्या कह देंगे जो ये काम कर रहा है?
जीन जीन। अब मैंने कहा कि ये जो डीएनए है, डीएनए ने किसको बनाया था? मैसेंजर आरएनए को। भाई डीएनए ने, ये डीएनए तो था ग्रीन कलर वाला, तो ये डीएनए ने किसको बनाया? मैसेंजर आरएनए को। इस प्रोसेस को आपने नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम दिया? ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए आगे चल के क्या कर रहा है, क्या बना रहा है? प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को आपने नाम दिया ट्रांसलेशन। क्या नाम दिया? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन? When gene make messenger RNA, that is called transcription. देखिए डीएनए से क्या बना था? मैसेंजर आरएनए। RNA। कौन बना था? दैट इज अ मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए ने किसको बनाया था? प्रोटीन। प्रोटीन को। तो मुझे ये बताइए कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। Transcription. ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। दैट इज अ ट्रांसलेशन। उस वक्त ये सेगमेंट क्या कहलाएगा? ये डीएनए का सेगमेंट क्या कहलाएगा? जीन। जीन कहलाएगा। इसी तरह मैंने कहा कि ये सेगमेंट भी आरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है? दैट इज अ मैसेंजर आरएनए बना रहा है। और मैसेंजर आरएनए ये फर्दर क्या बना रहा है? प्रोटीन। तो इस सेगमेंट को आप क्या कह देंगे? इस सेगमेंट को आप कह देंगे जीन। क्या ये वाला सेगमेंट आरएनए बना रहा है? बताइए, क्या ये सेगमेंट आरएनए बना रहा है, नहीं बना रहा? अरे जल्दी बताइए, ये वाला डीएनए बना रहा है? ये वाला डीएनए सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही तो बन रहा था, यहां से लेकर यहां तक ही तो बन रहा था, ये तो नहीं बना रहा है। तो जो नहीं बना रहा है दैट इज नॉट अ जीन, और जो जीन नहीं है उसको आप कहते हैं सेल्फिश डीएनए। कौन सा डीएनए है ये? सेल्फिश डीएनए। तो मुझे ये बताइए कि पूरे के पूरे डीएनए में कितने तरीके के पार्ट्स हैं, कितने तरीके के टुकड़े हैं? तो दो तरीके के टुकड़े हैं। एक तो वो टुकड़े हैं जिनको हम जीन कह रहे हैं, और एक वो टुकड़े हैं जो सेल्फिश डीएनए है। कौन सा डीएनए? सेल्फिश डीएनए कौन सा होगा? Which is not making up genes. Which is not making RNA. यानी जो जीन नहीं है दैट इज अ सेल्फिश डीएनए। क्या ये बात सही है? यस सर। और जो जीन है वो क्या काम कर रहा है? RNA बना रहे हैं. आरएनए बना रहा है। आरएनए क्या बना रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि आप अगर आप बाहर निकलते हैं तो क्या जितने भी इंसान आपको नजर आ रहे हैं, क्या सबकी शक्लें और सबकी जो फेस है, हेयर स्टाइल है, वो सब मैच करता हुआ है या डिफरेंट डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। तो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सबके अंदर ये जीन डिफरेंट है। सबके अंदर क्या है? ये जीन डिफरेंट है। और जब जीन डिफरेंट है तो मैसेंजर आरएनए भी डिफरेंट बना है, और मैसेंजर आरएनए डिफरेंट बना है तो सबके अंदर प्रोटीन भी डिफरेंट बना है। क्या डिफरेंट बना है? प्रोटीन। और प्रोटीन जब डिफरेंट बना है तो इस वजह से डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं। नहीं आई कुछ भी बात समझ में? आ गई सर. क्या समझ में आया? मैंने क्या बोला अभी कि हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सबके डीएनए इज डिफरेंट. क्योंकि सबके जो जीन्स हैं या डीएनए हैं वो अलग अलग हैं। जब डीएनए अलग है तो मैसेंजर आरएनए अलग बन रहा है, मैसेंजर आरएनए अलग बन रहा है तो प्रोटीन भी अलग बन रहा है, और जब प्रोटीन भी अलग बन रहा है तो डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट तरीके का शेप लेके आ रही है या कैरेक्टर लेकर आ रही है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। आ गई। ओके। तो अब ये बताइए कि आपके पास, मैंने कहा कि ह्यूमंस के पास अगर आप देखेंगे तो ये रहे ह्यूमंस। ह्यूमंस के पास में अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप के सेल्स हैं। कितने टाइप के सेल्स हैं? 2 टाइप। 2 टाइप के। और 2 टाइप के कौन कौन से सेल्स हैं भाई? तो एक सेल कहलाता है सोमैटिक सेल। कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल। और एक कहलाता है जर्मिनल सेल। कौन सा सेल? जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल का दूसरा नाम है दैट इज अ बॉडी मेड अप सेल।
कौन सा सेल? बॉडी मेड और जर्मिनल सेल का दूसरा नाम है दैट इज सेक्स सेल्स। इसी का एक और भी नाम है दैट इज जर्म सेल। germ cell. इसी का एक और भी नाम है दैट इज जर्म सेल। बात यहां तक क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? यस सर Yes, sir. जर्म सेल जो होंगे ये हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? एप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे। और सोमेटिक सेल जो होंगे ये डिप्लॉइड डिप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? दैट इज डिप्लॉइड होंगे। Diploid. तो मुझे ये बताइए कि सोमेटिक सेल कैसे हैं? डिप्लॉइड। और जर्मिनल सेल Haploid. कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो पहले ही समझ लीजिए कि डिप्लॉइड का मतलब क्या है और हैप्लॉइड का मतलब क्या है। तो देख लीजिए कि डिप्लॉइड का मतलब अगर मैं दिखाऊं तो डिप्लॉइड का मतलब हुआ, हम इसको दिखाते हैं 2n से, और हैप्लॉइड को हम दिखाते हैं n से। तो डिप्लॉइड में अगर मैं दिखाऊं तो मैंने कहा कि व्हेन chromosomes occur in pairs। क्या मतलब हुआ इस बात का? जब क्रोमोसोम किसमें मिलेंगे? Pairs. पेयर्स में। तो आप इसको क्या कह देंगे? Diploid. और अगर अनपेयर्ड क्रोमोसोम आपको मिलेंगे सेल के अंदर, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सेल, तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम जब प्रेजेंट होंगे तो क्या कहलाएगा? Haploid. हैप्लॉइड। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर एक और बात समझ लीजिए कि सोमेटिक सेल तकरीबन 99% है और लेस देन 1% सेल है। लेस देन 1% सेल कौन से हैं? दैट इज अ जर्मिनल सेल। अगर मैं ह्यूमंस की बात कर लूं तो जर्मिनल सेल सिर्फ स्पर्म और ओवा को कहेंगे। किसको कहेंगे? स्पर्म और ओवा को। Sperm and ova. और जिस सेल से बॉडी बनी हुई है, जिस सेल से क्या बनी हुई है? बॉडी Body. बॉडी बनी हुई है, उन सेल्स को क्या कहते हैं हम? Somatic cells. और वो कैसे होंगे सेल्स? Diploid. डिप्लॉइड। ये बताइए कि अगर मैं आपकी बॉडी से कहीं से भी सेल निकाल लूं तो वो कौन सा सेल कहलाएगा? Somatic cell. सोमैटिक सेल। अगर मैं आपका मान लो कि बॉडी सर में से कोई सेल निकाल लूं तो कौन सा कहलाएगा? Somatic cell. पैरों में से Somatic. Somatic सोमैटिक cell. सेल। और जर्मिनल सेल कौन सा होगा? सिर्फ Sperm and ova. स्पर्म एंड ओवा। अगर प्लांट्स होते तो उसमें जर्मिनल सेल कौन सा हो जाता? प्लांट के केस में जर्मिनल सेल क्या Stamen and होता? carpel. तो इस प्लांट के केस में हो जाते पॉलिन ग्रेन्स, An egg. पॉलिन ग्रेन्स एंड एग। ये जर्मिनल सेल है। समझ रहे हैं? और जर्मिनल सेल की पहचान क्या है? जर्मिनल सेल कैसे होते हैं? They are Haploid. motile. दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का क्या मतलब है? Haploid. Half number of अनपेयर्ड क्रोमोसोम अनपेयर्ड क्रोमोसोम होंगे, अनपेयर्ड क्रोमोसोम। और डिप्लॉइड कैसे होंगे? जो पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। अब मैंने एक लाइन, ये वाली जो बात अभी मैंने बताई थी, ये तो मैंने बताई थी ह्यूमंस की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। मैंने कहा कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, sexually reproducing organisms, two types of, that is two types of cells are present। क्या मतलब हुआ इस बात का कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप के सेल्स होंगे? टू टाइप्स ऑफ सेल्स और क्या कहलाएंगे वो सेल? सोमैटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स Somatic सोमैटिक cells सेल and एंड germinal जर्मिनल cells. सेल। तो ह्यूमंस कैसे थे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थे या नहीं थे? यस Yes, सर sir. और जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग थे तो इनके अंदर कितने तरीके के सेल थे? Two types. इसी तरह अगर कोई प्लांट है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, यानी प्लांट्स की बात कर लें, हायर प्लांट्स की बात कर लें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, तो वो उसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होंगे? टू टाइप्स ऑफ सेल्स टू टाइप के सेल्स होंगे। कौन कौन से? Somatic cells and germinal दैट इज cells. अ सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल होंगे। यहां तक क्लियर है बात? बताइए जल्दी यस से। सर ओके, व्हाट इज Yes, ट्रांसक्रिप्शन? sir.
सर जब डीएनए आरएनए प्रोटीन फॉर्म कर रहा होता है, जब डीएनए क्या बना रहा है? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन बना रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? Translation. दैट इज अ ट्रांसलेशन। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके। अब मैंने कहा कि अगर मैं पूछूं आपसे कि डीएनए किस चीज का बना हुआ है, तो डीएनए को जानने से पहले अच्छा है कि हम एक और टर्म समझ लें, दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड। कौन सा एसिड? न्यूक्लिक एसिड। दैट इज अ न्यूक्लिक आरएनए। एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है कि ये एसिड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आ जाएगा? एक आ जाएगा डीएनए आरएनए और एक आ जाएगा आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दैट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दैट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? पता नहीं सर। दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा है? क्या है इसका? दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देख लीजिए कि बस ये समझ लीजिए, ये लिखा है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड, लिखा है। और अगर ये डीएनए होगा तो डीऑक्सी लगा देंगे, और डीएनए नहीं होगा, आरएनए होगा तो ये डीऑक्सी नहीं लगेगा, तो ये सिंपली रह जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मुझे ये बताइए कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है? 2 types. कौन कौन सा? DNA, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म? deoxyribonucleic और आरएनए का फुल फॉर्म? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बात? मैंने कहा कि डीएनए और आरएनए आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो मुझे ये बताइए कि डीएनए आरएनए किसका बना हुआ है? long chain of nucleotide. लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. ठीक है। अब मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें आएंगी ये भी समझ लीजिए। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू राइबोस शुगर या राइबोस शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोस शुगर। यानी राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, दैट इज नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना है? Ribose sugar और deoxyribose sugar, nitrogenous यानी base या तो and ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फेट होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? yes, Yes, sir. और जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो क्या बना देगा? nucleotide. न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट आ Yes, जाइए sir. नाइट्रोजनस बेस पर। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस भी दो तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा? 2 तरीके का। एक है प्यूरिन और एक है पायरामिडीन। क्या है? प्यूरिन एंड पायरामिडीन। और इसमें जिसका नाम छोटा है उसके दर्शन बड़े हैं। इसका मतलब प्यूरिन का नाम छोटा है इसीलिए 9 मेंबर्ड का है। कितने मेंबर का है? 9 member. 9 मेंबर का है। और जिसका नाम बड़ा है उसके दर्शन छोटे हैं। इसका मतलब ये कितने मेंबर का है? 6 members. 6 मेंबर। तो मुझे ये बताइए नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। That is 2 types. ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे। और एक क्या था? प्यूरिन। और एक क्या था? पायरामिडीन। जिसका नाम छोटा है उसके दर्शन बड़े हैं, और जिसका नाम बड़ा है उसके दर्शन छोटे हैं। छोटे हैं। प्यूरिन 2 तरीके का होगा। एक होगा एडेनिन और दूसरा होगा ग्वानिन। Guanine.
क्या है? एक क्या है? एडनिन, और एक क्या है? ग्वानिन। ग्वानिन। जरा ये पढ़ के देखिए इसके लास्ट में क्या लिखा है। ये क्या लिखा है? 9 अगर 9 है तो ये किसके मेंबर है? प्यूरिन। दैट इज प्यूरिन का। और अगर 9 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मेंबर है पायरामिडीन का। इसका मेंबर है पायरामिडीन का। तो ये है साइटोसिन, ये है थायमीन, यूरेसिल। और ये है यूरासिल। क्या है? यूरासिल। तो मुझे ये बताइए कि प्यूरिन और पायरामिडीन को कैसे पहचानेंगे? अगर एंड में 9 होगा तो प्यूरिन होगा, अगर 9 होगा तो प्यूरिन होगा, 9 नहीं होगा तो पायरामिडीन। pyrimidine। तो पायरामिडीन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, अब मैंने यहाँ स्टार बना के लिखा है। मैंने कहा है कि इन डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन and thymine are present. Thymine are present. तो डीएनए में कौन कौन होगा, जल्दी बताइए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। थायमीन होगा। मैंने कहा इन आरएनए, आरएनए में कौन कौन होगा? तो मैंने एडेनिन, कहा कि एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। that is a cytosine and यूरासिल। तो मुझे ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए नाइट्रोजनस बेस? सर डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में थायमीन नहीं होता। अगर आप देखें यहाँ पर तो यूरेसिल थायमीन प्रेजेंट है, और यहाँ पर थायमीन की जगह पे क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल। दैट इज अ यूरासिल। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अच्छा ये बताइए कि न्यूक्लियोटाइड किस किस चीजों से मिलकर बना है? कितनी चीजों से? राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। अच्छा, डीऑक्सीराइबोस शुगर आपको किस में मिलेगी? डीएनए। और राइबोस शुगर आपको किस में मिलेगी? आरएनए। आरएनए में। क्लियर है बात? मैंने कहा ये एज्यूम करिए कि न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। ये क्या है? फॉस्फेट। और ये क्या है? एडनीन। क्या है? एडेनिन। अब बताइए ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए में लगेगा, डीएनए में लगेगा? आरएनए। कैसे पता लगा कि आरएनए में लगेगा? क्योंकि राइबोस शुगर है। क्योंकि शुगर जो है वो राइबोज है। इससे पता चल गया कि ये न्यूक्लियोटाइड आपको किस में लगेगा? आरएनए में। आरएनए में। ठीक है। ये मैंने कहा कि दिस इज अ डीऑक्सीराइबोज। शुगर ये रही, और ये रहा यूरासिल, और ये रहा पेंटोज। तो अब बताइए ये किस में लगेगा? डीएनए। ये बनेगा ही नहीं। ये बनेगा ही नहीं। सवाल है क्यों नहीं बनेगा? यूरेसिल है। क्योंकि यूरासिल है, और यूरासिल कभी भी डीएनए में नहीं होता। नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, अब मैंने कहा कि मान लेते हैं ये है डीऑक्सीराइबोज, ये है फॉस्फेट, और ये है मान लेते हैं साइटोसिन। तो ये बताइए किस में आएगा? अरे ये किस में? तो ये लगेगा दैट इज डीएनए। तो ये बताइए कुछ न्यूक्लियोटाइड समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, नहीं आ रहे? यस सर आ रहे हैं। आ रहे हैं। क्लियर है बात? यस सर। ओके, अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। दैट इज एन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पहले ही मैं आपको एक बात आपको बता दूं पहले ही कि डीएनए के अंदर आप देखेंगे तो डीएनए में 2 स्टैंड होंगे। कितने स्टैंड होंगे? 2 स्टैंड होंगे। और अगर यहां पर मैंने कहा कि एक स्टैंड में लगा है ए,
तो इसके सामने लगेगा T, और अगर स्टैंड में लगा है C तो इसके सामने लगेगा G। तो ये बताइए कि A के सामने क्या लगेगा? T। और C के सामने क्या लगेगा? G। 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 क्लियर है बात? और इन Yes, दोनों के बीच sir. में ये कौन से बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं? सर A और T के बीच में डबल और C और G के बीच में ट्रिपल। दैट इज अ डबल हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बॉन्ड है। और C और G के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है ये बात? नहीं है? यस सर। यस इसको सर। याद ऐसे कर सकते हैं आप कि आया था, ठीक है, चला गया। हाँ जी, क्या कहेंगे इसको? आया था, इसका मतलब A की पेयरिंग किससे हो गई? T से। आया था, ठीक है, और चला गया। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मैंने कहा कि अब अगर डीएनए के स्टैंड को आप देखते हैं तो डीएनए का स्टैंड आपको ऐसा नजर आएगा। यहां पर अगर आप देखें तो ये पॉइंट कहलाता है 5 प्राइम पोजीशन। कौन सा पोजीशन? ये कहलाता है 5 प्राइम पोजीशन। ये 5 प्राइम से चला तो ये खत्म होगा किस पर? 3 प्राइम पर। किस पर खत्म होगा ये? 3 प्राइम पर। और दूसरा वाला 3 प्राइम से चलेगा तो ये कहां पे खत्म होगा? 5 प्राइम पर। तो इसका मतलब पहली चीज ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है? यस सर। डबल स्टैंडर्ड है यस या सर। नहीं है? तो इसको Yes, आप sir. कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है ये? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। अच्छा, एंटी पैरेलल है या नहीं है? बताइए, एंटी पैरेलल है या नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें तो एक जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो दूसरा जा रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में। देख लीजिए जरा। तो इसीलिए एंटी पैरेलल है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि अगर मैं यहां से बीच में अब मैं नाइट्रोजनस बेसिस ये लगाऊंगा, तो मैंने कहा कि यहां पर अगर मैंने A लगा दिया, यहां पर मैंने G लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ C है, यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ A है। तो जरा A के सामने बताइए क्या आएगा? T आएगा। T का मतलब दैट इज थायमीन। और G के सामने क्या आएगा? C। दैट इज अ साइटोसिन। C के सामने क्या आएगा? G। दैट इज अ ग्वानिन। नाम बताइए। ओ, ग्वानोसिन। ठीक है। T के सामने दैट इज एन एडनिन। G के सामने साइटोसिन। साइटोसिन। और A के सामने थायमीन। थायमीन। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल AT के बीच डबल में हाइड्रोजन। डबल हाइड्रोजन। और यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे डबल, डबल, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे डबल। क्या ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, आ रही हैं। ओके, अगर आ रही हैं तो अब जरा ये देखिए कि ये डीएनए का डायमीटर नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? यस तो सर। ये 20 डायमीटर एंगस्ट्रॉम। कितना है डीएनए का डायमीटर? 2 नैनोमीटर। 20। 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि यस। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे 2 नैनोमीटर है। जब आप इसको एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से। तो कितना आ गया? 20 एंगस्ट्रॉम। बात यहाँ तक समझ में आ गई नहीं आई? यस सर, आ गई। ओके, अगर आप डीएनए को देख रहे हैं तो डीएनए ऐसे ही तो चला आ रहा है। यस बताइए, इसी को ही तो आपने कहा कि दिस इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और यहां से लेकर यहां तक मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अगर देख रहे हैं तो ये 1 टर्न नहीं है। बताइए जरा, यहां से लेकर यहां तक ये मैंने पीछे दिखाया ये वाला, तो ये 1 टर्न है या नहीं है? यस सर। अच्छा, 1 टर्न है तो इस 1 टर्न का साइज है दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। 3.4 नैनोमीटर। क्या है? दैट इज अ 3.4 नैनोमीटर। एक और चीज है कि अगर आप इनको देखेंगे, इनको देख रहे हैं ये
इनको Yes, आप sir. कहते हैं बेस पेयर्स। क्या कहलाता है ये? Base pairs. बेस पेयर। तो एक टर्न में कितने बेस पेयर होंगे? तो एक टर्न में होंगे 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स होंगे एक टर्न में? 10 base. साढ़े 10 बेस पेयर्स होंगे। कुछ बात यहां तक क्लियर हो गई या नहीं हुई? Yes, sir. ओके। एक बार मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर एज्यूम करिए कि डीएनए समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? Yes, sir. आ रहा है। इस वाले डीएनए को ही देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए। इस डीएनए के बीच में मैंने बॉन्ड को अगर ब्रेक करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, हो sir. जाएगा। और अगर Yes, मैं sir. इसको भी बीच में से ऐसे ब्रेक कर दूं, ऐसे ब्रेक कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये जो अब बना रह गया है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? Nucleotide. दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, sir. और अगर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे करके जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, तो ये डीएनए का स्टैंड बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. ऐसे ही एक और स्टैंड बन गया, ऐसे ही एक और स्टैंड बन गया जिस पर यहां पे क्या लगा मिलेगा? Nitrogen bases. दैट इज ए के सामने क्या आएगा भाई? Adenine. टी के सामने Adenine. एडनिन। सी के सामने Guanine. और ए के सामने? Thymine. कैसे याद करवाया था, कैसे बताया था, जल्दी बताइए। आया था आया था, चला चला गया। चला गया। आया था चला गया। इसका मतलब ए के साथ में कौन आएगा? P. टी। सी के साथ में कौन आएगा? P. जी। यहां तक क्लियर हुई बात नहीं हुई? जल्दी बताइए। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा है? अब Yes, अगर sir. मैं आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊं, आरएनए का स्ट्रक्चर, तो आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा होता है? Single. दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड होगा। डीएनए कैसा था? Double strand. डबल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसा है? Single. सिंगल स्टैंडर्ड। और अगर डीएनए को देखेंगे तो ये स्टेबल है, और आरएनए को देखेंगे तो ये अनस्टेबल है। अगर आरएनए को देखेंगे तो ये अनस्टेबल है, डीएनए को देखेंगे तो क्या है ये? Unstable. डीएनए क्या है? Stable. Stable. जानते हैं स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? Sir, इस reference में Yes, नहीं sir. कि- इसका मतलब ये तो रिलैक्स है, समझ रहे हैं, और ये रिएक्टिव है। ये कैसा है? Reactive. ये रिएक्टिव है। ये बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, जबकि ये स्टेबल है तो ये रिलैक्स से रिएक्ट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर हुई बात नहीं हुई? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, ये स्ट्रक्चर जल्दी से बताइए किसका है? ये कौन सा पोजीशन है, जल्दी बताइए। ये 5 prime. 5 प्राइम कहां पे खत्म होगा? 3 prime. और दूसरा कौन सा होगा? 3 प्राइम से 5 प्राइम। 5. अब मैंने कहा कि अगर यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन सिर्फ आरएनए बना रहा है, क्या बना रहा है यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन? RNA. RNA. आरएनए। तो इस पोर्शन को क्या कह देते थे आप? Gene. जीन। और ये आरएनए क्या बनाएगा आगे चल के? Protein. Protein. तो ये बना देगा प्रोटीन। तो ये बताइए कि डीएनए